बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दिल आसार। मैं हूँ यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, बिलाखिर निगरान वज़ीर-ए-आज़म के नाम पर इत्तफाक हो चुका है। ये एक अलग मौम्मा है कि नाम किसकी जानिब से आया है, क्योंकि राजा रियाज साहब जो नाम थे वो बयान नहीं कर रहे थे, तो राजा रियाज साहब ने पहले इत्तफाक नहीं कर पाए तो किन वजूहात की बुनियाद पे नहीं हुआ। सादिक संजरानी साहब हॉट फेवरेट समझे जा रहे थे, लेकिन सादिक संजरानी साहब की बजाय उन्हीं की पार्टी का एक और शख्स मंजर-ए-आम पे आना, और ऐसा शख्स मंजर-ए-आम पे आना जिसे स्टेट फॉरवर्ड बोलने वाला सेनेटर गर्दाना जाता हो और रियासती जो मौक़िफ़ है उसे बबांगे दोहल वो बयान भी करते हों, लेकिन नाम इतना मुबहम होना कि 10 के करीब नाम मंजर-ए-आम पे आ जाए और उसमें यह नाम मंजर-ए-आम पे ना आए, तो ये किस किस के लिए बिजलियां गिराने के मुतरादिफ है, किस किस को झटका लगा है। और आने वाले दिनों में निगरान हुकूमत में किस हद तक सियासी इकदामात होंगे, काबीना किस तरीके से तश्कील पाएगी, इसके ऊपर बिलखुसूस बात की जाएगी और दीगर उमूर भी इस प्रोग्राम में ज़ेर बहस आएंगे। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, क्या समझ सियासी मंजरनामे को देखें तो सियासी मंजरनामे में ये किसके सर पे लाठी पड़ी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। यासिर, मैं इस सियासी मंजरनामे से पहले मैं एक चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ। आज सैकड़ों नहीं हज़ारों मैंने ट्वीट देखे, हज़ारों बच्चों ने जो इस मुल्क की बेहतरीन यूथ हैं, इन्होंने बहुत सी चीज़ें कहीं, इन्होंने बहुत से मैसेज किए, हमें भी कहा। उन्होंने कहा हम 92 पे ही बड़ा हमें मान है कि 92 हमेशा हक और सच की बात करता है। ये ए लेवल के बच्चे थे जिनका रिज़ल्ट आया यासर, और इतनी बड़ी ज़्यादती इन बच्चों और बच्चियों के साथ हुई है कि आपके तस्वर में भी नहीं है। होता क्या, इन बेचारों को 9 मई की असल सज़ा इनको मिली है। 9 मई की असल सज़ा इन बच्चों और बच्चियों को मिली है। हुआ क्या है, होता यह है कि 9 मई का वाक़या होता है। 9 मई के वाक़े के फौरी बाद हालात ऐसे पैदा हो जाते हैं कि ऐलान हो जाता है कि बच्चे और बच्चियों के स्कूल कॉलेजेस बंद हैं और पेपर जो हैं उन दिनों में ए लेवल के पेपर्स हो रहे थे, ये पेपर कैंसिल हो गए हैं। मुल्क के जी हुआ, ये कैंसिल हो जाती हैं। अब जब इनके पेपर कैंसिल हो जाते हैं तो इन्हें कहा जाता है कि जनाब आप लोगों को, अच्छा किसी के 2 पेपर, किसी के 3 पेपर, किसी के 4 पेपर, ये कैंसिल इस तरह होते हैं। और इन बच्चों और बच्चियों को कहा जाता है कि आप लोगों को आपका पुराना रिजल्ट देखते हुए आपको नंबर मिलेंगे, उस रिजल्ट के मुताबिक मिलेंगे। जबकि बच्चे और बच्चियां मुतअद्दिद बार कहते हैं हम पेपर देने के लिए तैयार हैं, दोबारा पेपर लेने कैंसिल आपने किया, हमने तो नहीं, आपकी तरफ से है ना। और कहते हैं नहीं जी हम आपका पुराना रिजल्ट देख के करेंगे। अब पुराने रिजल्ट के मुताबिक होता क्या है कि एक बच्चे और बच्ची, ये वो यूथ है, ये ज़हन में रखिएगा, ए लेवल करने वाले वो बच्चे होते हैं, आपको पता है सर, जो इंतहाई ज़हीन होते हैं। हाँ, इंतहाई ज़हीन के साथ साथ ये पाकिस्तान की करीम है। ये वो लोग हैं जिन्होंने बहुत आगे निकलना है, जिनकी एक बहुत आगे मंजिल होती है। और इन बच्चों की मेहनत मैं खुद देखा, मैंने, मेरे बहुत से अजीज़ जिसमें हैं, मेरी भतीजी है, वो है, बहुत से लोग हैं जो पढ़ते हैं और इंतहाई मेहनत करते हैं। हुआ इनके साथ रिजल्ट आता है और रिजल्ट में आके किसी को C, किसी को D, किसी को फेल, ये कर दिया जाए। उन बच्चों को जो A कैटेगरी में है, जिनका पहला रिजल्ट A कैटेगरी में है, जिनकी साहब रिजल्ट सारा A कैटेगरी में है, उनका होता है। पहले आपको एक ऐसी बच्ची, ये आप ट्विटर पे तो ट्रेंड चल रहा है, लेकिन एक ऐसी बच्ची, जरा उसकी जरा सुने बेचारी, ये बच्ची क्या कह रही है, सुने। दिस इज़ मानूर, और मैंने अभी अपने AS के पेपर्स लिए हैं। मैंने अपने AS में 4 सब्जेक्ट्स लिए थे, जिनके अंदर से बिज़नेस, लॉ, साइकोलॉजी और उर्दू था। लेकिन मैंने 4 सब्जेक्ट इसलिए लिए थे क्योंकि मेरे O लेवल्स में स्ट्रेट A's थे। उसके बाद अब A लेवल्स में आके मैंने बिज़नेस के लिए, लॉ के लिए, मतलब मैंने इनक्रेडिबली आई डिड बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क। एटलीस्ट इतना हार्ड वर्क मैंने किया था कि मैं स्ट्रेट यूज़ डिज़र्व नहीं करती थी। अपार्ट फ्रॉम दैट आई बिलोंग टू अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली। मैंने अपनी फ़ीस, मैंने अपने सारे बिल्स खुद अर्न किए हैं और उसके बाद मैंने उनको पे किया है। उसके बाद व्हेन आई गॉट माई रिज़ल्ट आई वाज टोटली शॉक्ड दैट लिटरली स्ट्रेट यूज़, मतलब मेरे सारे सब्जेक्ट्स में आई गॉट यूज़। दिस इज़ टोटली वेरी अनफेयर। आई डोंट नो कि क्या किए थे कैम्ब्रिज वालों ने। पहले A से डायरेक्ट यूज़, आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्लेन दिस। प्लीज़, वी आर रियली नीड ऑफ हेल्प। साहब, आप समझते हैं कि ये जो दर्द है बच्चों का या जो मुश्किलात है बच्चों की, रियासत इसमें जिम्मेदारी अदा करेगी और बैनुल अक़वामी सतह पे बात करेगी? जी बिल्कुल करनी चाहिए। रियासत को, उन तलीमी इदारों को जहाँ बच्चे पढ़ते थे, और बिलखसूस रियासत को इस पे अपनी जिम्मेदारी, तो रियासत ज़्यादा जिम्मेदारी, बिल्कुल रियासत को अपनी जिम्मेदारी इख्तियार इस पे अदा करनी चाहिए।
इन्हें जाके उन मुतल्लिका लोगों से बात करनी चाहिए, खतूत लिखने चाहिए। देखें ये मासूम बच्ची क्या कह रही है, अपने अखराजात, मिडिल क्लास घर की है ना, अपने अखराजात क्या क्या बेचारी ने मेहनत की होगी वो करके पूरा करे। इस तरह के एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों नहीं, 1000 से ज़ायद बच्चे हैं, 1000 से ज़ायद बच्चे हैं जिनके साथ ये ज्यादती हो गई है। अब पाकिस्तान का यूथ, पाकिस्तान का मुस्तकबिल, क्या ये किसी और के साथ नहीं, ये पाकिस्तान के साथ ज्यादती हुई है, ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हुई है कि जब पाकिस्तान की यूथ जो हमेशा नंबर 1 पे आ रही थी, जो हमेशा अच्छे नंबर ले रही थी, उनके साथ ऐसा हो जाना, ये किसी और के साथ नहीं, पाकिस्तान के साथ ज्यादती। अब हुकूमत पाकिस्तान को इस पर सख्त अपना रद्द-ए-अमल देना चाहिए। या तो इन देखें, एक तो इन बच्चों का एक साल ज़ाया हो गया सर। कोई बच्चा भी C ग्रेड D ग्रेड नहीं लेना चाहता, जिसका हमेशा A ग्रेड आया है उसे अब आप C ग्रेड दे दें। आप जिस बच्चे ने हमेशा मेहनत की है और इंतहा की मेहनत की है, आप उसे फेल कर दें तो फिर किस तरह चलेगा। अब यह हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए, इनके तलीमी अदारों को चाहिए कि ये बाकायदा इस पर परसू करें, इस पर अदालती रजू करें, इस पर जाके जितना हो सकता है उससे काम करें। क्योंकि अगर ऐसा ना किया तो पाकिस्तान की वो यूथ जो इस वक्त पाकिस्तान की असल करीम है, जिन्होंने बहुत आगे जाके बहुत कुछ बनना है, या सर वो बेचारे मायूस हो जाएंगे और हम सब ने मिलकर उनको इस मायूसी से निकालना है। जहाँ तक हो सके उनकी आवाज़ उठा सकते हैं, बाद में किरदार तो हुकूमत नहीं अदा करना। जी बिल्कुल, हुकूमत ने किरदार अदा करना, हम आवाज़ उठाएंगे, हम उनकी आवाज़ बनेंगे और 92 उनकी आवाज़ बनेगा और 92 आज उनकी आवाज़ बन गया है, इसको आखिर तक लेके जाएंगे ताकि उन लोगों को उनका हक मिल सके, जो उन्होंने मेहनत की है उसके मुताबिक उनको रिजल्ट मिल सके, मेहनत का समर मिल सके। राना साहब, अगर सियासी मंजरनामे की अभी बात की जाए, क्या समझते हैं निगरान वज़ीर आज़म का नाम कितना हैरत ज़दा है? यार बड़ी अच्छी आपने कमाल की बात की है। मज़े वाली बात यह है कि जिनसे पर्ची घूमी थी ना, उनको भी नहीं पता था निगरान वज़ीर आज़म का नाम ये होगा। ये मैं आपको बिल्कुल हकीकत कह रहा हूँ। देखें, एक चीज़ तो बड़ी क्लियर होगी, मेरी आज कम से कम कोई 20 लोगों से बात हुई, 20 के 20 लोग जो हैं मुस्लिम लीग नून, जमात इस्लामी, ANP, जमीयत उलमा इस्लाम, MQM, इनसे तलक रखते हैं। अच्छा, इवन मेरी बाप पार्टी के भी एक बड़े सीनियर शख्स से बात हुई, तो मैंने सोचा, पूछा कि जनाब आप समझते थे कि वज़ीर आज़म ये आ जाएंगे? तो उन्होंने कहा जी हमें तो दूर दूर तक तवक्को नहीं थी। मैंने पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा से पूछा, जो नाम आपके साथ अशाइये में डिस्कस हुए थे, जो नाम आपके साथ आपकी क़यादत के साथ डिस्कस हुए थे, क्या उनमें ये नाम था? उन्होंने कहा जी नहीं। अच्छा, फिर मैंने पूछा कि अगर उसमें ये नाम नहीं था, फिर मैंने मुस्लिम लीग नून के एक बड़े अहम शख्स से पूछा, मैंने कहा जनाब ये नाम अगर था तो इस नाम की अनाउंसमेंट से आधा घंटा पहले तक इसहाक डार साहब बड़े मुतमिन थे, वो तो इतने मुतमिन थे जिसकी इंतहा कोई नहीं, और वज़ीर आज़म साहब की तकरीर में भी कुछ ऐसा इशारा दिया गया था। तो फिर ये क्या हो गया अचानक? इसहाक डार साहब पे तो तहफ़्फ़ुज़ात PP ने नहीं किया था। सर PP जो मर्जी, जब वज़ीर आज़म के हाथ में ये गेम है और वो कहते हैं हमने वज़ीर आज़म के हाथ में गेम, सर जब कहते हैं कि वज़ीर आज़म के हाथ में गेम, साबिक वज़ीर आज़म, लेकिन गेम तो थी राजा रियाज के हाथ में। ये माने आप, किसके हाथ में? राजा रियाज के। अच्छा, राजा रियाज के हाथ में। यासर साहब जिसको हमने नाम ले सकते हैं, हम तो वही नाम लेंगे ना, राजा रियाज। याद करें हमने अपने प्रोग्राम में कहा था, आप भी रफ्ता रफ्ता मासूम होते जा रहे। मैं हूँ ही मासूम यार, क्या करूँ। बात यह है कि जहाँ से ये नाम आ गया, वहाँ से नाम आने के बाद ये नहीं हुआ कि इस नाम पे बहस करो, ये नहीं हुआ कि इस नाम पर अपने साथियों को इत्मीनान में लो, ये नहीं हुआ कि इस नाम पर डिस्कस करो, बल्कि ये हुआ कि इस नाम पर साइन करो। और इस नाम पर साइन करने के बाद अनाउंसमेंट किसने की है? राजा रियाज ने। राजा रियाज साहब ने अनाउंसमेंट की है, शहबाज शरीफ साहब ने अनाउंसमेंट नहीं की। और जब अनाउंसमेंट हो गई और उसके कितनी देर बाद नोटिफिकेशन जारी हो गया, चंद मिनटों बाद, घंटा भी नहीं लगा, यासर साहब फिर आप समझ लें कि किस किस के साथ हाथ हो गया है। पीपल्स पार्टी शदीद नाराज़ है। मैं ये आपको लफ्ज़ कह रहा हूँ, खुर्शीद शाह का बयान आपने सुन लिया था, एमन वली ख़ान का बयान सुन लिया आपने, मौलाना साहब को चुप लग गई, बहुत से लोग बहुत सी जगह पर खामोश हैं, और मुस्लिम लीग नून के अंदर बहुत से लोग कह रहे हैं कि जनाब चले अब हमारा अल्लाह ही हाफ़िज़ है। ये लफ्ज़ मैं आपको अदा करके कह रहा हूँ। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकर साहब जो हैं, वो पाकिस्तान के हवाले से इनका स्टैंड आउट क्लास है। इन्होंने हमेशा दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ बात की है। तो आप फिर अंदाज़ा लगा लें कि बलूचिस्तान से भी कौन कौन इनकी आमद पे नाराज़ होगा।
बलूचिस्तान की 3 पार्टियाँ इनकी आमद से नाराज़ होगी, क्योंकि ये हमेशा बलूचिस्तान में होने वाली दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ बात करते थे, ये हमेशा बैरूनी हाथ जो थे उनके ख़िलाफ़ बात करते थे, ये हमेशा उन हैंडल्स के ख़िलाफ़ बात करते थे जो वहाँ के नौजवानों को इस्तेमाल करते हैं। ये सारी चीज़ें करते थे ना। लेकिन एक चीज़ हो गई, या ये तो चलता रहेगा, आगे क्या होगा, लेकिन हाथ हो गया है PDM की अपनी जमातों के साथ। और अब हमारी तो दुआ यही है कि जी पाकिस्तान में साफ़ और शफाफ इंतखाबात भी हों, पाकिस्तान के अंदर साफ़ और शफाफ इंतखाबात के साथ साथ तमाम सियासी जमातों के साथ एक जैसा सलूक भी हो, और पाकिस्तान के अंदर एक असल जमहूरियत के लिए ये अपना भरपूर किरदार अदा करे। जिस तरह ये तकरीर करते थे सेनेट में, जिस तरह इनका स्टाइल है, और ये सारा कुछ हो, ये बड़ा तर्जुमान भी रहे हैं ना बलूचिस्तान हुकूमत जी, सनाउल्लाह ज़ारी साहब के दौर में। जी बिल्कुल रहे हैं, तर्जुमान भी रहे हैं। फिर वैसे ये कप्तान के भी साथ इनकी तस्वीर आज मैंने देखी हैं, बड़ा अच्छा तल्लक। एक ये सबसे कम उम्र निगरान वज़ीर आज़म है, और कप्तान के साथ भी अच्छा लग रहा है। मज़े वाली बात ये है, तो क्या ये समझे, ये ज़हन में रखिएगा, एक और चीज़ मैं कहता चलो यासर, ये ज़हन में रखिएगा, शरीफ ख़ानदान के लिए काकर कोई अच्छा नहीं है। नहीं, अब ये समझे कि BAP जिसके साथ इल्हाक करने का इरादा करे वो अगली हुकूमत होगी। ये भी कह नहीं, ये नहीं कह सकते आप, ये नहीं कह सकते, नहीं 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 नहीं, ये बिल्कुल नहीं कह सकते। लेकिन ये हम कह सकते हैं, बाप बन के आ गया, ठीक है ना, ये आप कह सकते हैं, ये लफ्ज़ कह सकते हैं, आप कह सकते हैं। चले, मैं नहीं कह सकता जी, आप कह सकते हैं। चले, मैं तो नहीं कह देखिए, वज़ीर आज़म कौम का बाप होता है, उसने कौम की पूरे कौम को साथ लेकर चलना होता है, उसकी तशरीह भी आप ही दे सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको ये एक बात बता दूं कि अगर कोई ज़हन में ये चले, अब काकर साहब का नाम आ गया, हाँ जी, अब बताएं कि इलेक्शन कब होते दिखाई दे। ये वो सवाल है जिसका जवाब सियासतदानों के पास भी नहीं है। यही सवाल मैंने पूछा उन लोगों से भी, मैं कि जब तो इलेक्शन हम क्या समझें, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो एक का मैं नाम नहीं लेता, उसने कहा बस समझें कि उन नाल ही कर जे। मैंने कहा ये समझ नहीं आई मुझे, उसने कहा बस समझ लें कि ये अब इंतखाबात नहीं होते जी। वो कल ना एक बड़ी मज़े की मीम चल रही थी, एक वो उन्होंने कहा जी कि वज़ीर आज़म, निगरान वज़ीर आज़म की मुशावरत के लिए शहबाज शरीफ और राजा रियाज के माबैन मुलाकात, दोनों एक दूसरे से पूछते रहे कौन आ रहे। ये बात तो मज़े की है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है यासर, एक चीज़ ज़रूर है कि पीपल्स पार्टी आज नाराज़ है, ये आपको मैं बिल्कुल ठीक है। वो तो तगड़ी थोड़ी बहुत भी नहीं, तगड़ी नाराज़। इमरान वली खान नाराज़ है, मौलाना साहब नाराज़ हैं, और बलूचिस्तान की कुछ जमातें नाराज़ हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ठीक हुआ है, मैं समझता हूँ कि ठीक हुआ है। अच्छा, इनको पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात जो है उसको भी एतमाद में लेना चाहिए था। इसके बावजूद उन्होंने कहा जी आप समझते हैं कि अब साफ़ शफाफ इलेक्शन होंगे। ये इलेक्शन साफ़ और शफाफ कराना एक सबसे बड़ा क्रेडिट है। बाकी मामलात में इन्हें देखना होगा कि कहाँ पर कौन क्या कर रहा है, ये भी चीज़ें देखनी बड़ी ज़रूरी होंगी। लेकिन यासर एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, और ये मैं आपको बिल्कुल बदंगे दोहल एक बात कह रहा हूँ कि जिन लोगों को ये आस और उम्मीद थी कि हम जो मर्ज़ी हो जाए, हम जिसको चाहे जिस तरह मर्ज़ी कर दें, जो साबका हुकूमत में लोग थे, उनके लिए भी लम्हा फ़िक्रिया है। और जिन लोगों ने पैसे लेकर तकर्रियाँ, तबादले, लाइसेंस जारी किए, उनके भी लम्हा फ़िक्रिया है। जिन लोगों ने बहुत सी यूनिवर्सिटियों और दीगर मामलात में कुछ किया, उनके लिए भी लम्हा फ़िक्रिया है। अच्छा, वैसे इसमें वावा माल चला कि यूनिवर्सिटियों वाला मामला? मैं कह रहा हूँ किस किस में नहीं चला, किस किस में नहीं चला। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि नई हुकूमत आ गई? आज मैं आपको और बताऊँ, जी जी, एक और बताऊँ, ये हादसे को कितने दिन हुए हैं? कौन से वाला? ट्रेन वाला? ट्रेन हादसे को हफ्ता होने वाला, हफ्ता होने वाला। अगर मेरे हाथ में वक्त जो हैं होश के नाखून ले और जाके ज़रा मियो गार्डन में देखें कि अभी तो शायद कफन भी मैला नहीं हुआ, अभी तो शायद वो बोगियाँ जो हैं उनकी मरम्मत भी नहीं हुई, और एक आज बड़ा आला फंक्शन मियो गार्डन में हो रहा है रेलवे का, अलविदाई तकरीबात हो रही हैं। उस वक्त में जब मुल्क के अंदर सोग की फ़ज़ा हो, उस वक्त में जब लोग उस हादसे को अभी भूले ना हो, उस वक्त में जब लोगों को पता हो कि ये हादसा कितना खौफनाक था, उस वक्त में जब लोगों को इस बात का इल्म हो
कि आज आम आदमी भूख से मर रहा है, लेकिन वहाँ पर अलविदाई तकरीब सरकारी और सियासी इतनी हो रही है, इस तरह वहाँ पे सब कुछ चल रहा है कि आप सोच नहीं सकते। और हम यहाँ पे एक ही बात लेके बैठे हैं, बाकी बात दुरुस्त है यासर साहब के, वो जो आपने एक लतीफ़ा सुनाया या जो भी सुनाया वाकई बात तो इसी तरह है कि इनको भी पता उसी वक्त लगा जब आगे कागज़ आए। अच्छा राना साहब, आने वाले दिन किसके लिए अच्छे, किसके लिए बुरे? मुझे तो आने वाले दिन जो है ना, जो अच्छे लोग थे ना, जिन्होंने अच्छे दिन गुजारे हैं 1.5 साल, उनके लिए अच्छे नहीं नज़र आ रहे। कुछ थोड़ा सा शायद उनको अभी महसूस ना हो, अभी हनीमून का सिलसिला चले, या अभी और रुखसती होती है ना, जब रुखसती होती है तो 5, 6, 10 दिन दावतों के दिन होते हैं, बड़े अच्छे दिन होते हैं ना, अभी ये चलें। लेकिन इसके बाद अभी आप थोड़े दिन बाद देखिएगा चेहरे उतरते हुए, थोड़े दिन बाद देखिएगा बहुत सी चीज़ें सामने आते हुए। इक़्तिदार के दिनों में तो हम बोल नहीं सकते थे ना, जो बोलता था उसकी ज़बान बंदी हो जाती थी, जो इनकी अच्छा, जाते शहबाज शरीफ साहब ने यह भी कहा है कि मैं 30 साल से एस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा हूँ। तो फिर ये नहीं, हम तो कहते हैं कि पाकिस्तान के हर सियासतदान को आंख का तारा होना चाहिए, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं। हमारे मुल्क की बड़े भाई साहब नहीं रहे, बड़े भाई साहब नहीं, मैं अर्ज़ कर, मैं वही इसी तरफ आ रहा हूँ। हमारी मुल्क की फ़ौज नहीं है, किसी और की नहीं है, हमें उसके लिए उसकी कदर लाजम है, करनी चाहिए। तो शहबाज शरीफ साहब, फिर कभी आप आंख के तारे थे तो आपने कभी अपने बड़े भाई को ये समझाया था? वैसे ये उलट गुजरांवाला का जलसा, बतौर वज़ीर आज़म ये उलट होना चाहिए था। वैसे अगर बतौर वज़ीर आज़म आप देखें तो आपको ये कहना चाहिए था कि फौज जो है वो पिछले 30 साल से मेरी आंख का तारा है। नहीं, लेकिन होना ही ये चाहिए था, हर पाकिस्तान को कहना ही ये चाहिए। हाँ, वो कहते हैं कि मैं एस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा हूँ। साहब मैं अब वो जोश खताबत में कई दफ़ा ऐसी बात कही जाती है, जिस तरह आज एक टीवी प्रोग्राम में राजा रियाज साहब भी एक ऐसी बात कह गए, मैं हंसना शुरू हो गया। मैं कहा राजा साहब भोले ही रहे हो ना। वो किसी ने पूछा फिर किसी ने पूछा ना कि राजा साहब आगे नई कबीना कौन सी बनेगी, तो उन्होंने बातों बातों में पता क्या कह दिया, अब मेरा काम नहीं है निगरान वज़ीर आज़म जानने और इस्टेब्लिशमेंट जानना। ओ भाई, इस्टेब्लिशमेंट का तो इसमें काम ही नहीं है, आप क्यों उसको हर जगह जानबूझ के कह रहे हैं? ये कह दिया राजा साहब ने, कह दिया आज एक प्रोग्राम में। सही है, कहते मैं तो फैसलाबाद आ गया हूँ अब तो उन्होंने फैसलाबाद ही रहना, फैसलाबाद क्या होते रहना। अब हल्के की सियासत कर रही है ना सर हल्के की सियासत करें। अब तो हल्कों की सियासत उस वक्त होनी है जब, अब मैं कह रहा हूँ आपको सितंबर जो है ना, चले खबर की तरफ आते हैं ना यार सर, सितंबर जो है ना, सितंबर ये सितमगार होगा। सितंबर का महीना सितमगार होगा। बहुत से चेहरे आपको सियासत से आउट और बहुत से चेहरे इन होते नजर आएंगे। या सर देखें, एक बात ज़हन में रखिएगा, अगर कोई समझ ले कि एक साबका हुकूमत इलेक्शन जीतने जा रही है, तो मैं चैलेंज से आज कह रहा हूँ कि किसी टॉक शो में कोई मेरे साथ बैठ के मुझे बता दे कि वो किस बुनियाद पे इलेक्शन जीत सकती है। उसने किया क्या है? आटा महंगा, मेडिसिन महंगी, दुनिया बिजली महंगी, पेट्रोल महंगा, सैलरी ना होने के बराबर, एजुकेशन महंगी। अब ये जो बच्चों के साथ, ए लेवल के बच्चों के साथ जो हुआ, इसकी ज़िम्मेदार भी मैं हुकूमत को समझता हूं। हर चीज़ महंगी, और जब भी 15 तारीख आती है उसके बाद 30 तारीख आती है, अवाम की गर्दन जो है ना, गर्दन इस तरह बिल्कुल रुक जाती है, सांस रुक जाता है, गर्दन जो है थक जाती है टीवी देखने के लिए कि अब कोई ऐसा चेहरा सामने आके ये ऐलान ना कर दे कि बिजली इतने रुपए महंगी, पेट्रोल इतने रुपए महंगा, और फलां चीज़ इतने रुपए महंगी, फलां चीज़ इतने रुपए महंगी, ये हो जाए। यासर साहब, जिस मुल्क के अंदर अपने ही मुल्क में टिकट उम्रे से महंगी हो जाए, आप मुझे बताएं, कराची की वन वे टिकट अगर एक किसी एयरलाइन की 70-75 हज़ार की मिलना शुरू हो जाए वन वे, तो फिर आप अंदाज़ा लगा लेना क्या हो। जी, मैं वन वे की बात कर रहा हूँ। 70,000? जी जनाब। और जब यहाँ पर यह होना शुरू हो जाए कि आप लाइन में लग के आटा ले रहे हैं, और आटा भी आपको इतना महंगा मिल रहा है जिसकी इंतहा कोई नहीं, दाल जब आपको 500 रुपये केजी मिलना शुरू हो जाए, सब्जियां 100 रुपये से नीचे ना मिलें, फल खाना आपके लिए एक ख्वाहिश बन जाए, गोश्त की तरफ जाना आपको ईद नजर आए, ब्रॉयलर मुर्ग जो कोई खाना पसंद नहीं करता था उसके लिए भी लोग तरसना शुरू हो जाए, एजुकेशन आपकी खत्म होकर रह जाए, पाकिस्तान के लायक तरीन बच्चे जो हैं उनके साथ ज्यादती होनी शुरू हो जाए, और जब आपको यह नजर आना शुरू हो जाए कि आप
पाकिस्तान में एक चीज़ भी 1.5 साल में डिलीवर नहीं कर सके। और एक दिन में 40,000 के करीब लोग जो हैं वो पासपोर्ट बनवाने के लिए पहुंच रहे हैं और रोज़ाना की बुनियाद बिल्कुल पहुंच जाएं कि इसलिए कि मुल्क से बाहर चले जाएं। मैं मेरे मौसन हैं, मेरे बड़े भाई हैं, उस्तादों की तरह सलमान गनी साहब, मुझे उन्होंने कहा, ये मैं आपको 3-4 दिन पहले की बात करूँ, एक निजी महफिल में हम बैठे, उन्होंने कहा कि यार मैंने ऐसे हालात नहीं देखे जो हालात होने जा रहे हैं। उन्होंने कहा जी मैंने तो अपने दोनों बेटों से कह दिया, उन्होंने इश्क है अपने बच्चों के साथ, बड़ी मेहनत से पढ़ाया है। उन्होंने कहा मैंने बच्चों को कह दिया यार आप पाकिस्तान से बाहर चले जाओ, मुझे कोई इतराज़ नहीं। ये आप अंदाज़ा लगा लें। और ये आप ये भी देख लिए कि बाहर जो बैठे हुए लोग हैं, आप उनसे पूछें तो वो भी कह रहे हैं कि गुजारा बहुत मुश्किल हो रहा है ये वो, लेकिन इस सब के बावजूद लोग यहाँ से जाना चाहते हैं। इसलिए जाना चाह रहे, कौन देगा? मुझे एक बिजली का बिल तो अदा करते दिखा दें किसी को। मुझे बताएं जिस बंदे की 45,000 सैलरी है, 40,000 उसका बिल आ गया, वो कहाँ जिएगा, कहाँ मरेगा? वो एक औरत की वीडियो आप देख रहे हैं ना, सोशल मीडिया पे चल रही है, जिसकी 25,000 तनख्वाह है, वो कराची की रहने वाली औरत। वो क्या कह रही है कि मैं 25,000 की तनख्वाह में आटा, घी, चीनी, तीनों चीज़ें, और घी, ये तीनों चीज़ें अभी लेके नहीं आई, और ये मेरा बिल है, ये देखें। अब मैं ये सारे बिल में मेरे पास बचे हैं 7,000 रुपये, 21,000 मेरे घर का बिल है, किराया है मेरा, मेरे बच्चे की बीमारी की मेडिसिन जो 3,000 की आती थी वो 9,000 की आ रही है, मैं किस तरह गुजारा करूं? वो मरियम को और शहबाज शरीफ को कह रही है कि आप खुदा का खौफ करें, आप आके मुझे गुजारा करके दिखाएं। ऐसे पाकिस्तान में 70% लोग हैं, 30% होंगे जो गुजारा कर लेते होंगे। 70% किधर करें? फिर इनको वोट मिलेगा? कहां से मिलेगा वोट? क्या ये घर से पर्चियां बना के लाएंगे? निगरान हुकूमत में क्या देख रहे हैं? ये गिरफ्तारियां, कुछ कोई नया कानूनी मंजरनामा, ये केसेस इसी तरह चलेंगे या कुछ थम जाएगा मामला? मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि सितंबर होगा। सितंबर? हाँ, सितंबर का महीना ज़हन में रखिएगा, बड़ा तगड़ा महीना है सितंबर का। इस सितंबर के महीने में बड़े बड़े नाम पाबंदे सलासल होंगे, बहुत से नाम बाहर होंगे, कुछ गिरफ्तार जो है रहा होंगे, कुछ जो बड़े मज़े ले रहे हैं वो गिरफ्तार होंगे। बहुत से लोग जिन्होंने बहुत सा पैसा बना लिया है, वो समझते थे कि हमें पूछने वाला कोई नहीं है, वो भी पकड़े जाएंगे। और बहुत बड़े फैसले भी सितंबर से, 15 सितंबर से पहले और 14 अगस्त के बाद आने शुरू हो जाए। नहीं राना साहब, आप क्या समझते हैं, निगरान हुकूमत मुकदमात बनाएगी? मुझे एक बताएं, जब एहतसाब आपने खुद ही तो निगरान हुकूमत को इख्तियारात ही बहुत ज़्यादा दे दिए, तो फिर आप किस तरह कहते हैं कि मुकदमात नहीं बनाएगी? क्या आपने निगरान हुकूमत को इख्तियारात नहीं दिए? क्या आज वज़ीर ख़जाना ने यह नहीं कहा, साबिक वज़ीर ख़जाना ने, सॉरी, कि हमने निगरान हुकूमत को इतने इख्तियारात दे दिए हैं कि जिसकी इंतहा कोई नहीं? अब वो चाह रहे हैं, मुझे बताएं आगे हालात बड़े बुरे आने हैं। यासिर साहब ये कह रहे हैं कि आज इन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कोई इतलाक नहीं होता, ये लफ्ज कहा गया है कि वो इलेक्शन लड़ेंगे। तो इसका मतलब है आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रद्द कर रहे हैं, आप तसादम की तरफ जा रहे हैं, आप किसी और तरफ जा रहे हैं। अगर आप इस तरह जाएंगे तो आप क्या समझते हैं, कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जज होगा वो आइन से हट के बात करेगा, वो कानून से हट के बात करेगा? नहीं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठे जजेस जो हैं वो हमेशा आइन और कानून की बात करते हैं। किसी के जहन में ये हो कि नहीं जी वो हमारी बात करे, कि शायद ये उनकी गलतफहमी हो, 1 या 2% शायद कभी ज़िंदगी में चांस हुआ वैसे, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो ये कुछ जब लोग तसादम की तरफ जाएंगे तो फिर क्या होगा? जब लोगों को ये नज़र आएगा, खासकर एक जमात, में नाम नहीं लेता, एक बड़ी सियासी जमात जिसने हमेशा इक़्तिदार मिल जाए तो 7 बिस्मिल्लाह, ये आज से नहीं, उनका को 30 साल से वतीरा है, और इक़्तिदार ना मिले तो एंटी इस्टेब्लिशमेंट अपना लॉबी, एंटी इस्टेब्लिशमेंट अपनी एक बयानिया बनाकर। अच्छा चले इस पे आए, आपको लगता है कि अभी कुछ दिनों के बाद ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव इन्हीं जमातों में से अपनाया जा रहा हो? जी 100%। अल्लाह करे ऐसा ना हो, मैं कहता हूँ अल्लाह करे ना ऐसा। अभी इस वक्त हमें, हमारे मुल्क को सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है ना वो इत्तेहाद की है, सबसे ज़्यादा ज़रूरत अपने मुल्क की फ़ौज के साथ देने की है। लेकिन इस वक्त में अगर कोई साजिश करता है और इस साजिश के तहत मुतनाज़ा बनाने की कोशिश करता है तो फिर आप ज़हन में रखिएगा वो कोई और नहीं होंगे, वो पहले नंबर पर वही लोग होंगे जो 30-35 साल के इक़्तिदार में ये सब कुछ करते हैं। किसको नहीं पता कि किस हुक्मरान ने कितने आर्मी चीफ जो हैं उनको हटाने की कोशिश की, कितने आर्मी चीफ है जिनके साथ कितने, कौन सी सियासी जमात है उनका फड्डा नहीं रहा।
कौन सी सियासी जमात है? डॉन लीक्स की हालत कौन सी सियासी जमात है? सुप्रीम कोर्ट पर हमले की हालत सियासी जमात कौन सी है? इसी तरीके के साथ बहुत से मामलात की हालत सियासी जमात कौन सी है? अखबारात के दफातर को जलाने के लिए खास महारत रखने वाली सियासी जमात कौन सी है? मालूम सबको सभी कुछ है, लेकिन मालूम किसी को कुछ भी नहीं। ये पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल है, लेकिन इस सियासी सूरत हाल से निकलेंगे किस तरीके से? और पिछले जो 18 माह गुजरे हैं, उन 18 माह ने पाकिस्तान के ऊपर मईशत का किस हद तक दबाव डाला है, इसके बारे में बात की जाए। शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, हुकूमत में रहते हुए बहुत बुलंदोबांग दावे किए जाते हैं। हुकूमत में रहते हुए लहजा भी तब्दील होता है। हुकूमत में रहते हुए जितना मंजरनामा आवाम को दिखाया जा रहा होता है, हुकूमत से जाते वक्त वो मंजरनामा आवाम तक किस हद तक डिलीवर हुआ होता है, ये एक बुनियादी सवाल है। दहाइयाँ दर दहाइयाँ पाकिस्तान के ऊपर हक हुक्मरानी जता के अगर इस मौके के ऊपर यह कहा जाए कि हम सही से डिलीवर नहीं कर पाए, अगर इस मौके के ऊपर यह कहा जाए कि हमें यह करना चाहिए था, हम वो नहीं कर पाए, अगर अपना बारे गिरा किसी और के कंधे पर रखने की कोशिश की जा रही हो, तो फिर जवाब किससे मांगना चाहिए? और अगर पाकिस्तान इस माशी जंजाल से निकल चुका है और बेहतरी की तरफ गामजन हो चुका है, तो आने वाले दिनों में हमें मंजरनामा क्या देखने को मिलेगा? इंतखाबात के हवाले से इस वक्त जो पाकिस्तान की सियासी जमातें हैं वो क्या सोच रखती हैं, इसी बारे में बात करने के लिए वज़ीर आज़म के साबिक़ मुआविन खुसूसी कैसर अहमद शेख साहब ने हमें ज्वाइन किया है। शेख साहब बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। शेख साहब कहते हैं ना, साबिक़ वज़ीर आज़म के साबिक़ मुआविन, साबिक़ वज़ीर आज़म के साबिक़ मुआविन खुसूसी। शेख साहब, अगर देखा जाए हुकूमत तो गई, ठीक है, हुकूमत जाने के बाद अब क्या समझते हैं कि पास क्या बचा है? कुछ वादे, कुछ दावे, किसी की उम्मीद, वापस आने की उम्मीद, या मईशत का थोड़ा बहुत बेहतरी का चांस, या कुछ और भी पास में बचा है? जी यासर, देखिए आप बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं। देखिए हमारे आबादी हमारी बढ़ गई, अभी जो नई राइश आई मरदमशुमारी, अच्छा उतनी लोगों का मेयार ज़िंदगी तो बढ़ नहीं रहा, यानी 2.55% आबादी बढ़ी है। नेट रिज़ल्ट मैं आपको बताऊं ना, लेकिन ये 5 सालों में 2.55% हमारे लोगों का मेयार नहीं बढ़ा, यानी पर कैपिटा नहीं बढ़ा। रियल टर्म्स में, रुपये की बात नहीं हो रही, रियल टर्म्स में वो नहीं बढ़ा, तो मेयार ज़िंदगी तो कम हो गया ना। मैं आपको पहले भी कई प्रोग्रामों में कह चुका हूँ कि 15 साल में तीनों पार्टियों को मौका मिला, जो तीनों बड़ी नेशनल पार्टी हैं, लेकिन 15 साल पहले का पाकिस्तान आज के पाकिस्तान से बेहतर था। लोगों के हालात बहुत ख़राब हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा है और बेरोज़गारी है, एक दूसरे फ़र्क है, अमीर और गरीब का फ़र्क है। लेकिन मैं यासर जो काम की बात करना चाह रहा हूँ ना, अगर यूं ही सूरत रही, आप इलेक्शन जितने मर्ज़ी करा लें, आप इलेक्शन करेंगे, कोई एक पार्टी तो मैंडेट नहीं ले सकेगी। ये जो सिस्टम है ना, पार्लियामानी सिस्टम, मैं बड़े वसूख से आपसे कह रहा हूँ, ये फेल हो गया, ये नहीं डिलीवर करेगा। आप अगले 5 साल भी किसी को भी ले आएँ, वो आप यही कहते रहेंगे, लोगों के तवक्कुआत पे हम पूरे नहीं उतर पाएंगे। हमारे यहाँ पुश एंड पुल, एक दूसरे का काम ही नहीं किया जा रहा। अच्छा, हमने ये अभी रिसेंटली फैसिलिटेशन की 1 विंडो बनाई है, आप देखिएगा 1 साल में भी कोई 1 विंडो पे कुछ भी नहीं होगा। पिछले 40 साल मैं देख रहा हूँ 1 विंडो हो रही है। हमारा एक कागज़ दूसरी जगह जाने पे भी कितने दिन लग जाते हैं। बाहर के लोग आते हैं, वो कहते हैं हमारी चीज़ें मूव ही नहीं हो रही। चाइना वालों ने भी शिकायत की है ना, ये सारा सी पैक हमने रोक के रख दिया था। अभी जो उन्होंने शिकायत की तो ये फ़ौज वाले, अब देखिए फौजी डिफेंस फोर्सेस शामिल होके वो करवा रही हैं, लेकिन क्या डिफेंस फोर्सेस का ये काम है? ठीक है ना, वो ज़रूर इसको कोशिश कर रही है। शेख साहब ये ज़्यादती ना किया करें सर, ज़्यादती ना किया करें। असल तो हमने पॉलिटिशियन ने डिलीवर करना था, जो हमने नहीं किया जी। सिर्फ अगर बनाई गई ना, तो वो वज़ीर आज़म की तरफ से बनाई गई, और वज़ीर आज़म ने आर्मी चीफ को बीच में शामिल किया है। आर्मी चीफ ने वज़ीर आज़म को शामिल नहीं किया, पैट्रन इन चीफ सिर्फ के वज़ीर आज़म थे। तो फिर ये दूसरों से गिला करना सर, ये तो बनता नहीं ना जी। पहली बात है, मैं गिला नहीं कर रहा।
मैं तो अपने सिस्टम को, मुल्क को देखना चाह रहा हूँ कि मेरा मुल्क आगे कैसे बढ़े, लोगों का मेयार ज़िंदगी है। बात ये क्या वज़ीर आज़म भी क्या करे। मैं अपने दफ्तर में, हम लोगों का जो एप्टीट्यूड बन गया है ना, जो ब्यूरोक्रेसी की हमने ट्रेनिंग ही नहीं की, हमारा मिजाज ही नहीं है कि काम को आगे। मैंने खुद कोरिया, साउथ कोरिया से बहुत ज़्यादा काम किया है। मैं पिछले 10 साल से भी साउथ कोरिया, पाकिस्तान साउथ कोरिया फ्रेंडशिप ग्रुप का कन्वीनर हूँ और मेरा 50 साल से साउथ कोरिया से काम है। उन्होंने हमें सिखाया था, कोटरा बनाई एक, वो दिन रात फैसिलिटेट करते थे। किसी का कारोबार है ना, वो उसके पीछे लगते थे कि भाई ये कर लो, ये कर लो, ये हम सहूलत देते हैं, शेख साहब ये सारी चीजें ठीक हो गई। अब आप इक़्तिदार में किसी को हम लेके भी आ जाएं बाहर से, पैसा भी लेके आए, रुकावटें ही रुकावटें हैं। हमारा ब्यूरोक्रेट को सिखाया ये गया है कि काम को रोकना, मतलब ये उसकी ये नहीं कि वो गलत है, बात ये है कि वो शक और शुबा इतना डाल दिया गया है, या हर चीज़ में ये समझा जाता है कि ये इसमें कहीं गलती होगी, तो वक्त इतना लग जाता है, कोई अमन से काम ही नहीं करना चाह रहा। शेख साहब दो छोटे-छोटे मेरे सवाल हैं, बड़े मासूम कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म साहब ने कहा होगा, लेकिन क्या रिजल्ट निकलेगा इसका जब तक आपने आवाज़ आ रही है शेख साहब आपको, सिस्टम को ठीक नहीं करेंगे। जी शेख साहब दो बड़े मासूमाना सवाल हैं कि ये बता दें, आप चूँकि बड़ी खरी और सच्ची बात करते हैं, आप परवाह नहीं करते, ये आपकी बड़ी एक क्वालिटी है। ये बता दें कि इलेक्शन साल 1.5 साल में होते नज़र आ रहे हैं, वो बात बतानी है जो सच्ची है, क्योंकि अब इक़्तिदार की आपका मजबूरी नहीं है। और दूसरा ये बता दें जो मुझे समझ आते, मुझे पता तो नहीं है, देखो ना अंदर का तो मुझे कुछ पता नहीं। मेरे ख्याल में इलेक्शन अगर लेट होंगे ना तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। इलेक्शन जो है मुझे तो वक्त से ज़्यादा दूर नज़र, ज़्यादा देर नज़र नहीं आते। अगर 90 दिन का टाइम है, हो सकता है थोड़ा बहुत लेट हो जाए, लेकिन अगर जितना ज़्यादा लेट करेंगे ना, 90 दिन से भी ज़्यादा जाएंगे तो बड़ी मुश्किलात हो जाएंगी और एक नया झगड़ों में हम पड़ जाएंगे। तो हमें चाहिए कि कोशिश करें, पूरी कोशिश करें कि इस 90 दिन की आईनी मुद्दत में इलेक्शन करवा लें, क्योंकि अब जो पहले खदशा था ना कि शायद हर सूबे में कुछ सीटों का फ़र्क पड़ेगा, अब तो एक बहुत बड़ी बात है ना कि मान ली ये जो आपकी मीटिंग में सब सूबों ने और सब ने मान लिया कि ये जो सीटें वही रहेंगी। आबादी में इजाफा ज़रूर हुआ है, लेकिन सीटें जब वही रहेंगी तो फिर नहीं, आपसी मानने से क्या होता है शेख साहब? शेख साहब नहीं, आपसी मानने से क्या होगा? वो तो इलेक्शन कमीशन का इस्तेस्वाब है ना। अगर इलेक्शन कमीशन कहे कि नई हल्का बंदियां होंगी, नई हल्का बंदियों के नतीजे में वो सीट में इजाफा कर देता है, तो आपका आपसी मानना कहां पे जाता है? और वहां पे भी CCI की मीटिंग में 2 निगरान वज़ीर आज़म है, मुंतखब वज़राए आला है, मुंतखब नहीं है, तो उनकी आईनी हैसियत क्या होगी? हाँ, ये दुरुस्त है, ये बातें तो इसमें तो सवाल उठ सकते हैं, और ये भी खदशात का इज़हार हो रहा है कि अगर हल्का बंदियाँ नहीं होंगी तो इलेक्शन लेट होगा। लेकिन मैं तो अपनी तरफ से ये कह रहा हूँ कि जितना अगर हम जल्दी इलेक्शन टाइम पे करा लें, अगर लेट होगा तो कई नई चीज़ें, ये एक मामला नहीं है, कई और इख्तलाफात उभर के सामने आ जाएंगे, फिर पता नहीं कितना लेट हो जाए इलेक्शन। तो कोशिश तो यही होनी चाहिए कि शेख साहब ये तो बताएं, 90 दिन के अंदर या आप बड़े करीबी हलकों में थे, 15-20 दिन हुकूमत के बड़े करीब तरीन थे, 120 दिन हो जाते हैं। शेख साहब हुकूमत के करीब तरीन थे आपको पता था कि निगरान वज़ीर आला के लिए ये नाम भी शामिल है, वज़ीर आज़म के लिए? नहीं, मैं पहली बात तो है कि मैं करीब तरीन, आपका इम्प्रेशन है, मैंने कभी भी नहीं रहा। मैं करीब तरीन क्या मुझे होना था, और मुझे किसी को भी पता नहीं था, और शायद वो कोई इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अगर किसी को भी पता नहीं था, ये उनका मैं क्या, आपने एक लफ्ज़ कहा किसी को भी नहीं पता था। हाउस और लीडर अपोजिशन ने अच्छा हो गया कि वो, देखिए अच्छा बात होगी ना। पिछली हुकूमतों में हमने देखा है कि हर बात पर टसल हो जाती थी। ये तो हमें मियाँ शहबाज शरीफ साहब को क्रेडिट देना पड़ेगा ना, या राजा रियाज साहब को भी क्रेडिट देना पड़ेगा कि उन्होंने मिल के एक मसला हल कर लिया। वो देखिए ना, मैंने अभी ये कह रहा हूँ कि ये जो CCI का इजलास हुआ, उसमें भी कभी मुमकिन ही नहीं था कि हमने कभी ये देखा नहीं है पाकिस्तान में कि इतना जल्दी फैसले हो जाएं। 4 घंटे में सब ने मान लिया ना, किसी ने भी मनवाया, चलो माना गया ना, झगड़े तो खत्म। अच्छा, इस बात पे आए शेख साहब? नहीं शेख साहब, हम हर बात को अपना अना बना लेते थे। शेख साहब इस बात पे आप कहते हैं जी क्रेडिट शहबाज शरीफ साहब को देना पड़ेगा या राजा रियाज साहब को देना पड़ेगा? क्रेडिट इन दोनों शख्सियात का बनता है या क्रेडिट किसी और का बनता है जिन्होंने इन दोनों शख्सियात को राम करके ये कहा है कि आप अफाम व तफहीम से कर लें? मेरा ख्याल क्रेडिट बनते ही उनका है। ये आप सही कह रहे हैं,
क्रेडिट और का भी बनता है, और मैं चाहता हूँ कि वो क्रेडिट बनता रहे। जो लोग खिलाफ है ना कि इस्टेब्लिशमेंट का रोल ना हो, मेरे ख्याल में अगर इस्टेब्लिशमेंट का रोल हट जाए तो हम तो आपस में लड़ते ही रहे ना। हमने 3.5 साल क्या किया, चोर डाकू ही किया ना। हम मुल्क कहाँ चला गया। बात है कि इस्टेब्लिशमेंट अगर मनवा रही है हमसे और हम पॉलिटिकली उसको मान रहे हैं तो दुनिया में और भी जगह पे होता है। ये नहीं कि इस्टेब्लिशमेंट उन मुल्कों में भी मजबूत होना चाहिए रोल, क्योंकि हमसे नहीं निभ रहा। हम आपस में किसी बात में मुतफिक होते ही नहीं है। क्या हुआ एक अच्छा शेख साहब ये तो बता दें, शेख साहब आपका 1.5 साल का प्रॉब्लम किया, 1.5 साल का टेन्योर आपका हुआ, 70 में इलेक्शन हुए, 71 में हम आपस में 2 पार्टियां लड़ गई। आपको आवाज नहीं जा रही है, आपने 2 लाख हो गया, फिर 77 में 2 मार्शल लॉ लग गया। जी शेख साहब 1.5 साल आप लोगों ने हुकूमत की, इस हुकूमत की में जो आपने डिलीवर किया या नहीं किया, इसकी बुनियाद पे आप समझते हैं कि आप इलेक्शन जीत जाएंगी? मैं आपको राना साहब मैं बिल्कुल लोगों में रहता हूँ, बहुत ज़्यादा लोगों 30 साल हो गए, मैं हर गली हर मोहल्ले में था और बहुत ज़्यादा करीब हूँ उनके। बात ये है लोग कंपैरिजन करते हैं कि लोग इस वक्त इस पार्लियामेंट्री सिस्टम से ही नाला है, किसी एक पार्टी से भी खुश नहीं है, लेकिन वो कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन में मुस्लिम लीग नून दूसरी पार्टियों से उन्होंने बेहतर डिलीवर किया है, तो इसलिए लोग हमें, मैं यकीन से आपसे कह रहा हूँ, मैं अपने मेरे मुकाबले में तो कैंडिडेट ही नहीं है, मुझे बता दे मेरे मुकाबले में लड़ने वाला कौन है। मैं इलाकों में जाता हूँ तो बंदा ही नहीं है, मुझे पता नहीं है किसने इलेक्शन लड़ना है। ऐसी बात नहीं है। मुस्लिम लीग ने देखो महंगाई हुई, लोगों को मुश्किलात हुई, इसमें तो कोई बाकी सवाल यासर करेगा, पार्टियों ने सवाल यासर साहब करेंगे, जो कि यासर साहब प्लानिंग थी, आपको अच्छे सवाल करते हैं। सब ये समझा दें मुझे, आपने क्या मुस्लिम लीग नून बाकी जमातों से बेहतर है? आपने कहा मुस्लिम लीग नून बाकी जमातों से बेहतर, क्या बेहतर काम किया आपने? मैं ये समझता हूँ 1.5 साल में क्या काम बेहतर किया? एक काम मुझे बता दें जो आपने बेहतर कर ये अवाम के। 1.5 साल में ये किया। 1.5 साल में हम देखो ना, IMF से जब गए ना, PTI की हुकूमत गई तो IMF से लड़ाई करके गई ना, बजाय कि पेट्रोल की कीमत घटा दी, हालांकि उनसे तय हुआ था कि हम ये पेट्रोलियम लेवी लगाते हैं। अब IMF हमसे नाराज़ रही। अब अगर जब मियाँ शहबाज शरीफ साहब की पर्सनल एफर्ट से उन्होंने कोशिश की और वो खुद कहा कि मैंने खुशामद तक की IMF की, उनकी मैनेजिंग डायरेक्टर की, अब जब देखा तो डायरेक्शन हमारी अब बेहतर हुई है ना। आपने देखा कि पिछले 1.5 महीने में 25% हमारा स्टॉक एक्सचेंज बढ़ गया। मामूली बात तो नहीं है। बाहर से पैसा आना शुरू हो गया, इन्वेस्टमेंट के लिए बाहर के ममालिक, आप चाइना में देखा आपने, रुक गई थी, CPEC रुक गया था, अब दोबारा वो CPEC आ गया ना यहाँ पे, और अब कोशिश कर रहे हैं ना। देखिए हमने तमाम अपने दुश्मनों से, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत अच्छा हो गया, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ हर बात पे अनाएं, हर बात पे चोर डाकू, हर बात पे मैंने बैठना ही नहीं है, ये तो नहीं चल सकता। चार्टर ऑफ इकानमी करनी पड़ेगी। और ये अगर पार्लियामेंट्री सिस्टम है ना, देखिए आगे भी कोई एक पार्टी मैंडेट नहीं ले रही, कोई एक पार्टी को ज़्यादातर मेजॉरिटी नहीं मिलेगी, तो ये तो मिलजुल के करना पड़ेगा। और मिलजुल में इस्टेब्लिशमेंट का बहुत बड़ा रोल है। उनको हम सबको मुल्क के मफाद में, देखिए सिर्फ सियासत को क्या करना है। आखिरी बात ये कहता चलूँ कि चाइना को मैंने बड़ा करीब से देखा है, उनमें भी यही हालत है कि आपस में इस्टेब्लिशमेंट उनके यहाँ मामलात को सुलझाती है। 80 करोड़ बंदा गुर्बत की लकीर से निकल गया है, गरीब, और उनके यहाँ एक भी आजकल वो कहते हैं कि एब्सोल्युटली पॉवर्टी में नहीं है, यानी बिल्कुल गरीब, टोटल गरीब नहीं है। हमारे यहाँ हमने हमारे यहाँ गुर्बत से निकालने की बजाय 2 करोड़ नए 5 सालों में गरीब बनाए हैं। और क्या है, एब्सोल्यूट पावर्टी है, लोग बेचारों की क्या जिंदगी, अच्छा शेख साहब, नफ्स है। ऐसी जमहूरियत को मैं क्या करूँगा जो लोगों का म्यार ज़िंदगी नहीं बेहतर कर सकता। हम इस्टेब्लिशमेंट के रोल को मानना पड़ेगा, मुल्क को आगे बढ़ाना पड़ेगा। ये नहीं कह रहा, उनको भी समझना पड़ेगा कि वो, लेकिन जहाँ हम लड़ाई झगड़े से ही बात नहीं आते। पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पीपल पार्टी लड़ रही थी, वो कहते थे हम एक दूसरे को घसीटेंगे। अब PTI ने जो बाकी सारी, अच्छा शेख साहब एक बात तो बताएं, शेख साहब बैठने को तैयार नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुल्क नहीं बढ़ सकते आगे। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पार्लियामेंट के फ्लोर पे ये बात की कि हम जब अपोजिशन में थे तो हम ये कहते थे कि इदारों को अपने हुदूद में रहना चाहिए, लेकिन हम 18 माह में कुछ इस तरह के इकदामात ना उठा सके कि इदारे अपनी हुदूद में रह सकें। फिर उन्होंने ये भी कहा कि मैं सदर जरदारी और मियां नवाज शरीफ साहब को ये कहता रहा हूं कि वो इकदामात उठाएं जिससे मैं और मरियम आगे चल के सियासत कर सकें, लेकिन इकदामात वो उठाए गए हैं जो माजी में इन्होंने भुगता है, अगले 30 साल हम भुगतेंगे। वो किस जानिब इशारा कर रहे हैं?
ये इशारा कर रहे हैं कि जो हम आपस में लड़ते रहे। सब पार्टियाँ अपने वोट ये समझती थी कि हम मुखालिफ पार्टी के ख़िलाफ़ बातें करेंगे, खा मखा दुश्मनियाँ करेंगे। और शायद अब पब्लिक को भी समझना चाहिए ना, पब्लिक मुल्क को आगे बढ़ाए। यार ये इतनी महंगाई और गुर्बत, ये लड़ाई करके और ये खुशियाँ, ये हम खुश होते हैं एक दूसरे से। जब हम टीवी पे भी देखते हैं ना, आप 10 तो गिरेबां हो रहे हैं, हर बंदा दूसरे से लड़ रहा है, अनाएँ हमारी बढ़ गई है। हमने मुल्क का क्या किया बता दीजिए ना। देखिए इंडिया 4 गुना था हमसे इकानमी में, आज दुनिया की 5वीं बड़ी इकानमी हो गई है और अब से 12 गुना हो गया है। आज दुनिया की 5वीं बड़ी इकानमी हो गई है और हम 24 बड़ी इकानमी थे आज से 6 साल पहले, आज 46 हो गया है नंबर पे। यानी दुनिया आबादी तो हमारी 5वीं नंबर पे है, लेकिन हमारी इकानमी 46 नंबर पे हो गई। हम ये नहीं क्यों नहीं सोचते, हम तो ये लगे हम क्या खुशियाँ हासिल कर रहे हैं। हमने अपने मुल्क का जहाँ जाते हैं, मेरी क्या इज़्ज़त है, मेरी कोई इज़्ज़त है, मैं कहाँ भी चला जाऊँ अपने मुल्क में तो जो कुछ भी हूँ, बाहर तो मुझे कोई पाकिस्तान ऐसे पाकिस्तानी कोई इज़्ज़त मिलती ही नहीं है। हमें मिलजुल के मेहनत करनी पड़ेगी। ये पॉलिटिकल टर्माइल जो है इसने हमें कुछ नहीं दिया, और हम जो इस्टेब्लिशमेंट की मुखालफत करते रहे ना, नाजायज़ काम उनको भी नहीं करना चाहिए, उनको हमें काम करने देना चाहिए। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट के बगैर हम पॉलिटिशियन बिल्कुल फेल हो गए, हम कामयाब हो नहीं सके। हम आपस में सिर्फ लड़ते झगड़ते हैं और एक दूसरे के ख़िलाफ़ बातें करते हैं। हमें चोर डाकू कह के मैंने खुद देखा किताबें मारते हुए एक दूसरे को। ये क्या पार्लियामेंट है? ये पार्लियामेंट होती है? इसलिए हम आए थे। मैं तो सोच के आया था कि ये पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल टर्माइल जो है, इसका खात्मा किस तरीके से होगा, कब होगा, किन वजूहात की बुनियाद पे होगा, और एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से हम जो बातें कर रहे हैं वो कब तक चलती रहेंगी, और कब तक हम इस दिगरगूं सूरत हाल से बाहर निकल के ये कहेंगे कि हाँ आज हम तजर्बाकार हैं या आज हम कामयाब हैं। बहुत शुक्रिया कैसर अहमद शेख साहब इस हवाले से अपने के लिए। नाज़रीन दीगर इश्यूज़ पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदी। पाकिस्तान की तरक्की जो है वो बिलखुसूस बलूचिस्तान की तरक्की जो है वो भी नवाज शरीफ साहब के दिल की आवाज़ है, ये मरीम नवाज साहिबा का कहना है। अब ये बलूचिस्तान की तरक्की के हवाले से बातें होना शुरू हो गई हैं क्योंकि निगरान वज़ीर आज़म तो बलूचिस्तान से है। अब गवादर भी याद आएगा, CPAC की तमाम तर सूरत हाल भी याद आएगी, उसको क्रेडिट के तौर पर पेश भी किया जाएगा। लेकिन किस हद तक अवाम उसे बाय करेंगे या किस हद तक इस नैरेटिव को सेल किया जा सकता है? राना साहब आने वाले दिनों के अंदर क्या समझते हैं कि बलूचिस्तान की तरक्की को लेकर एक नया बयानिया बनाया जाएगा, क्या एक सॉफ्ट कार्नर पैदा कर सकते? बात यह है कि बलूचिस्तान में सीटें कितनी हैं, बलूचिस्तान में जितनी सीटें हैं उसके हिसाब से ज़रा अंदाज़ा लगाए ना। बलूचिस्तान के हवाले से ये बयानिया बहुत अच्छा रहेगा। सारी सियासी जमातें कहेंगी जनाब महरूमी ख़त्म होगी। तो जब आप लोग इक़्तिदार में से, तो उस वक्त आपको ये याद क्यों नहीं आया? आपको याद नहीं कि आपसे मिलने के लिए वज़ीर आला तैयार नहीं होता था आपकी हुकूमत में, इसलिए कि आपने अपने वादे पूरे नहीं किए थे। यासिर साहब इसी तरह है ना, आप लोग वहाँ से हर चीज़ से इनकारी थे। अब महरूमी दूर करनी थी, तो आपका दौर कब था? जब आपका दौर था, एक दफ़ा नहीं रहा, 2 दफ़ा नहीं रहा, 3 दफ़ा नहीं रहा, कई दफ़ा रहा, तो उस पर आपको महरूमियाँ दूर करनी चाहिए थी। बलूचिस्तान हमें यानी पाकिस्तान को बहुत कुछ देता है, और जब वो पाकिस्तान को देता है तो उन्हें बलूचिस्तान के लोगों के हकूक़ भी उन्हें मिलने चाहिए थे। मैं इस पर कोई दूसरी राय नहीं है कि पाकिस्तान की फ़ौज ने वहाँ पे बड़ा काम किया, बहुत से मंसूबे जो है पाए तकमील तक पहुँचाया, बड़ी दहशत गर्दी का खात्मा किया है। लेकिन सियासतदानों ने क्या किया, सियासी जमातों ने क्या किया, इक़्तिदार में या पोजीशन में क्या किया? अब सब कहेंगे जनाब बेहतरीन, अब बलूचिस्तान, भाई आपने क्या किया? बल्कि मैं समझता हूँ कि अब बलूचिस्तान के लिए कुछ हो जाना चाहिए। इसलिए हो जाना चाहिए कि अब पिछले दिनों में सैलाब आया, सारे सूबों की बात हुई, बलूचिस्तान की भी सबसे कम वहाँ पे डेवलपमेंट हुई सियासी तौर पे, बाकी डेवलपमेंट होती रही। सियासतदानों ने वहाँ पे वो तवज्जो नहीं दी, सियासतदानों ने वहाँ पर वो काम नहीं किया। लेकिन यासिर साहब अब तो बड़ी मज़ेदार गेम शुरू हो गई है। क्या? अब पूरे पाकिस्तान की गेम है, ज़रा देखें तो सही। मैं जो आपसे बार बार कहता हूँ ना, आज देखें कितना मज़ा आया यार। आज सिर्फ एक टीवी दिखा रहा था, PTV, शबाशी साहब की तकरीर को, बाकी बहुत से टीवी चैनल्स ने बहुत लेट कट किया। तो अभी कितने घंटे हुए गुजरे हुए इक़्तिदार का नशा या इक़्तिदार का वक्त ख़त्म हुए, कितने घंटे हुए हैं? तो इंतज़ार तो करें ना थोड़ा सा, अब थोड़ा सा इंतज़ार करें, उसके बाद आप देखिएगा आहिस्ता आहिस्ता होता क्या है। आहिस्ता आहिस्ता ये
1.5 साल का इक़्तिदार का मज़ा लूटने वाले, आप 1.5 महीने के अंदर देखिएगा एक दूसरे के साथ दस्तों गिरेबां कैसे। अच्छा, प्रोग्राम के आगाज़ पे आपने कहा जी वो सितंबर जो है वो सितमगर साबित होगा। PMLN वाले कहते हैं कि सितंबर में मियाँ साहब पाकिस्तान में होंगे। तो होना चाहिए, मैं कब कहता हूँ यार, मेरी तो ख्वाहिश पिछले सितंबर में भी थी, उससे पिछले सितंबर में भी थी। मियाँ साहब को पाकिस्तान आना चाहिए, अब पाकिस्तान आकर अपनी सियासत करनी चाहिए। मियाँ साहब का सबसे बड़ा हरीफ गिरफ़्तार हो चुका है। मियाँ साहब के सबसे बड़ी सियासी मुखालिफ सियासी जमात जो है वो ज़ेर अताब है, तो मियाँ साहब को अब तो आ जाना चाहिए। लेकिन मियाँ साहब क्या सितंबर में आ रहे हैं? अगर आ रहे हैं तो फिर सबसे पहले उन्हें कानून का सामना करना पड़ेगा। तो कानून का सामना क्या वो करने के लिए तैयार हैं? क्या मियाँ साहब इश्तिहारी है ना इस वक्त? कौन से केस में? कई केसों में है ना, इश्तिहारी है ना। तो आज एक पाबंदी लगी है बहुत से लोगों पे तो अभी तो तोशाखाना वाला बुलावा जो है 11 जून 2020 वाला वो भी बाकी है। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ अभी आज पाबंदी लगी है ना कि जिन जिन लोगों के इश्तिहारी हैं उनको TV चैनल पे ना दिखाया जाए। लगी है ना पाबंदी, उनका प्रोग्रामों में ना ली जाए। साहब पाबंदियाँ ये छोड़ दें ये तो अब मियाँ साहब भी होगा यही, क्योंकि जब तक वो पेश होंगे फिर सारा कुछ होगा ना। ये तो अब तो वो पाबंदी पहले से भी थी राना साहब, वो कोई नई नहीं थी मियाँ साहब के ऊपर पाबंदी, उस पर अमल वो अमल होता रहा उस वक्त जब तक छोटे भाई नहीं आए तब तक अमल होता रहा। छोटे भाई आए अमल खत्म हो गया। अब तो न्यूट्रल हुकूमत है, अब तो निगरान सेटअप है। ये देखना है कि निगरान हुकूमत किस हद तक न्यूट्रल होती है। यानी बहुत से पार्टीज़ को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से थे, लेकिन वहाँ पे खुशाइंद इक़दाम ये भी देखने को मिला कि काबीना तहलील कर दी गई। अब आने वाले दिनों में वफाकी हुकूमत को लेके किस हद तक तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जाता है या किस हद तक जो सूरत हाल है वो तसल्ली बख्श करार दी जाती है, ये वक्त ही बताएगा। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। मुझे और साहब को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।